सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बानी पीटीआई की रिहाई का मकसद हासिल करने से पहले ही पार्टी कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। पीटीआई का अंदरूनी इंतशार उसके बैरूनी चैलेंजेस से ज्यादा बड़ा होता दिखाई देता है, जहां आए रोज पार्टी रहनुमा एक दूसरे पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। फैसले होते हैं तो अमल नहीं होता, अमल होता है तो उसमें कन्विक्शन और मोटिवेशन नहीं होती। अब एहतजाज से थक हार कर पार्टी ने ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान किया है। मुत्तहदा महाज बनाने की कोशिशों का आगाज किया, मगर अमली तौर पर कुछ भी नहीं बदला। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बॉयकॉट जैसे अहम मामले से लेकर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के पैटी मैटर्स तक हर फैसले को सोशल मीडिया ब्रिगेड पड़ जाती है और फिर वो फैसला तब्दील करना पड़ता है या उस पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है। पीटीआई में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, किसका क्या एजेंडा है, ये सब जानेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के नाराज रहनुमा शेर अफजल मरवत। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली हैं शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वेलकम टू माय शो। आज आप फर्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट डे और इशू के ऊपर आप आ रहे हैं। आपके साथ हमने बहुत सारे मामलात पर बात करनी है। पहले तो मैं ज़रा ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपकी पार्टी है, साबका कह लूँ या जो भी, पहले कौमी सलामती पार्टी का कमेटी का फैसला जाने का इजलास में, फिर उसके बाद इनकार, यू टर्न, वो जो तमाम मामलात है वो अपनी जगह सियासी तौर पर, लेकिन इसको अपेरेंटली ऐसे लिया गया है कि जो कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की एक कोशिश की जा रही थी दहशतगर्दी के बाद, उसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई है इजलास में शामिल ना होकर। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? बहुत शुक्रिया मधु करने का। जिन लोगों ने पहले पार्लिमानी कमेटी के सिफारिश पे 14 नाम दिए और जिसके बाद उम्मीद बंदी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहम नौइयत की मीटिंग में शिरकत करेगी, उस पे उस वक़्त पानी फिर गया जब पॉलिटिकल कमेटी में ये फ़ैसला हुआ कि नहीं जाते। वजह ये बताई गई कि खान साहब से मिलने दिया जाए। खान साहब के पास अगर ये जाते भी तो खान साहब उनको इनकार न करते कि पाकिस्तानी कौम को इस अहम नौइयत के फ़ैसले पर यकजा होना है, लेकिन चूँकि गैर यकीनी की सूरत हाल में जकड़ा हुआ इंसान हमेशा बेबस होता है। बदकिस्मती से क़यादत जो हैं ख़ुद फ़ैसले नहीं करती हैं, गैर यकीनी हालात का शिकार रहती हैं। हर फ़ैसला खान पे थोपती है कि खान से फ़ैसला होगा और इसके नुकसानात होते हैं। जिस तरह अभी हुकूमत बड़ी कामयाबी से जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह पोर्ट्रे कर रही है जैसे इन्होंने कसदन वहाँ न जाके मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है। हुकूमत ने भी जो है थोड़ी अड़दर्मी दिखाई। इजलास बहुत अहम नौइयत का था। मैं ये तजवीज़ देता हूँ ये इजलास दोबारा होना चाहिए, सदर साहब की सरबराही में होना चाहिए और इसमें तमाम सियासी क़ुव्वतों को बुलाना चाहिए। और जब ये इजलास होगा तो इसके बाद ये तमाम मसले मसाइल 2 दिन हो, 3 दिन हो और साथ में पूरे पार्लियामान को आप इन्वॉल्व करो ना। इन कैमरा इजलास से क्या मुराद है, किस से छुपाना है, कौम से छुपाना है? कौम को आपने बताना है कि अब ये तमाम सियासी क़ुव्वतों ने, अस्करी क़ुव्वतों ने और हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिए हैं कि हमने दहशतगर्दी की ये जंग लड़नी है अलल ऐलान, और साथ में आपने पॉलिसी बतानी है। इसमें और भी जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे मिसिंग पर्सनस हैं, जैसे बलोचों का मसला है, जैसे वसाइल का जो है इस्तेसाल है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो के फिर आपने पॉलिसी मुरतब कर। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दोबारा इजलास जो है वो हो, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की डिवाइड ने इसको एक ये मैसेज ज़रूर दिया कि इस दहशतगर्दी की जंग में जो है वो मुकम्मल सियासी हिमायत हासिल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूँ पीटीआई के इस फ्लिप फ्लॉप का रिस्पॉन्सिबल कौन है, या 3 नाम आप किन को समझते हैं कि ये 1, 2, 3 बंदे हैं जिनकी वजह से पार्टी का भी ये हाल हो गया? मेरा ख्याल है कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी सोचना चाहिए। हर मसले पर जो है इनडिसाइसिवनेस, यानी कि फ़ैसले पे न पहुंचना
और फैसले पे न पहुंचना जो है ना सबसे बुरा फैसला होता है। हर चीज़ में ये इनडिसाइसिवनेस जो है, हर चीज़ खान के पास ले जाना। खान अंदर हैं, अभी इस 6 अयाम को ना अखबार की उनकी रसाई थी न टीवी की, उनको पता ही नहीं था कि APC कन्वीन की गई है। तो लिहाजा ये फ़ैसले इनको करके खान साहब को बाद में या उस वक़्त सिफारिशात देनी चाहिए कि हमने ये फ़ेल उठाया कौम, मुल्क और पार्टी के वसी तर मफाद में। ये ऐसे मसले जो है ना, मैं नहीं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में अगर ये फैसला कर लेते तो आप कह रहे हैं कि खान ने तस्लीम कर लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने फैसला नहीं किया, खान पे डाला, इसलिए वो खान की आदत है ना। देखें डी चौक पे जब हम आए तो तनाज़ा था, किसी ने कहा कि आप उधर संजानी पे ठहर जाए, किसी ने कहा आप, और खान ने फिर इसको ओन किया। खान ओन करता है अपनी पार्टी को, अपने लीडर्स को, चाहे दुरुस्त फैसले हो या गलत फैसले हो, क्योंकि बहैसियत मजमूई कीमत तो फिर खान चुकाता है। सर ये मुझे बताएं कि ये आप फिगर आउट कर सकें कि जो एक आम तासुर ये रहा कि जो लीडरशिप है आपकी, इसको सोशल मीडिया जो आपका है उसने दबाव में लेके रखा, और ये पहले फैसला कर रहे थे और सोशल मीडिया ब्रिगेड का प्रेशर आने के बाद जो है ये रिवर्स लगा गए। आप फिगर आउट कर सकें इस सारे मसले को कि तमाम जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसके पीछे कौन है जो इतना पावरफुल है कि पार्टी इधर फैसला करती है और सोशल मीडिया ब्रिगेड उसे डिफेंसिव कर देती है? कौन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन है पीछे? मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया को अब मौजूदा हालात में ये कम व बेश अनकंट्रोलेबल है, और अगर पार्टी की सियासी लाइंस पे इसको लाना है तो फिर पार्टी की जो क़ियादत अभी भी चेयरमैन बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा साहब ने खान को सिफारिशात मुरतब की, जेल में बताया उनको कि जी हमें थोड़ा सा इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, ट्विटर वगैरह पे जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है पाकिस्तान के जो महरूज़ी हालात हैं और PTI पे जो गुजर रही हैं, खान पे जो गुजर रही हैं, थोड़ा सा इसका एहसास होना चाहिए। अगर थोड़ी सी नज़रसानी हो कि सोशल मीडिया की पॉलिसी जो है आहंग हो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर हैं, इससे पार्टी को फ़ायदा होगा। ये इस तरह के जो एडवेंचर बाहर से हो जाते हैं, इसका नुकसान होता है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि सोशल मीडिया जो है उसका किरदार इस मुलाकात में या मीटिंग में जाने के हवाले से मुतज़ाद था। वो नहीं चाहते थे कि खान के बग़ैर जो है इस तरह पार्टी चली जाए। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, इसके पीछे है कौन? सोशल मीडिया कौन है? वो आपकी पार्टी के रहनुमा या लोग जो इसको इस तरह ऑपरेट करते हैं कि पूरी पार्टी का डिसीजन एक तरफ होता है और ये होता है? देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ लोग तो बड़े ही मतलब वसी फॉलोइंग रखते हैं, लाखों में, मिलियंस में, और इस फॉलोइंग का फ़ायदा कहें या नुकसान कहें कि ये लोग जो हैं उनकी आवाज़ जो है वो सुनी भी जाती है, असर भी रखती है। और इन जो लोगों का सबसे अहम मकसद होता है वो सोशल मीडिया के ज़रिए डॉलर जो हैं वो कमाना। दूसरी तरजीह शायद ये हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मुआवनत हो। तो ये जो है अब पॉलिटिक्स की जो ज़रूरियात हैं और जो आपकी माशी ज़रूरियात हैं वो रिकन्साइल नहीं हो रहे हैं, और इसको एड्रेस करना होगा पार्टी ने। जो ओवरसीज़ बड़े अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, जो PTI को सपोर्ट तो करते हैं, मगर आप कह रहे हैं वो डॉलर कमाते हैं उससे, और जब तक वो डॉलर कमा रहे हैं तब तक वो नहीं चाहेंगे कि इस नैरेटिव से, यानी जो एक मैक्सिमम पीक टच कर चुके हैं या एक हाइप क्रिएट कर चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले चुके हैं, स्ट्रॉन्ग भी नहीं बल्कि वो जिस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल पोजीशन और स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, जिससे जो आपके मारूजी हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पॉलिटिक्स की, वो मसाइल आप कहते हैं वो हल नहीं होने वाले। मेरा ख्याल है कि अब गुज़िश्ता 6-7 माह से सोशल मीडिया जो है उसके इस्तेमाल के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैसला साजी में अहम किरदार अदा किया जा रहा है। फ़ैसला साजी क़ियादत के ज़िम्मे होनी चाहिए। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, आपके इल्म में भी होगा, ये तारीख़ है, हमने खैर कवर भी किया है, इतने साल के जर्नलिज़म में देखते भी रहे। MQM बड़ी मशहूर जमात, उसका बड़ा कंट्रोल होता था
और वहाँ पर भी एक पॉलिटिकल फेस होता था और एक फेस था जो कि मिलिटेंट फेस कहलाता था। जो मिलिटेंट विंग था वो तमाम चीज़ें ख़राब कर देता था जिस वक्त पॉलिटिकल फेस कोई मामला ठीक करने की कोशिश कर रहा होता था, और उसी की वजह से जो उनकी एक एक्सट्रीम पोजीशन थी, जो उनका कारकुन मार धाड़ पे बिलीव करता था, उस मार धाड़ वाले ने जो है वो एक अच्छी भली पॉलिटिक्स को अच्छा खासा डैमेज कर दिया, और आज पार्टी का हाल ये है कि वो श्रिंक हो गई है। उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं एमक्यूएम के कम होने में, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ ये नहीं, लेकिन इट वॉज वन ऑफ द मेन फैक्टर। आपको लगता है कि ये डिजिटल मीडिया अगर इसी तरह काम करता रहा तो वो पीटीआई को भी सुकेड़ के जो है वो छोटा कर देगा? क्योंकि डिजिटल टेररिज्म की टर्म यूज हो चुकी है उसके लिए, क्योंकि कहते हैं गोली से मारना से ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आप 1 लाख बंदे को मिसगाइड कर दें और डिसइंफॉर्मेशन दे दें मॉडर्न एरा में इंफॉर्मेशन। मैं इसको दहशतगर्दी तो नहीं कहूँगा, डिजिटल दहशतगर्दी। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को खुद ही सोचना चाहिए। ये खान की तस्वीर या पीटीआई का झंडे की तस्वीर पीछे लगा के सोशल मीडिया पे जो गालम गलोच का कल्चर बढ़ा है और बुली करने का जो कल्चर बना है और बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान के इदारों पे, शख्सियात पे अटैक करने का जो कल्चर बना है, इसकी कीमतें हमने बारहा चुकाई हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो हैं ये इतना ज़ोरावर हो गया है कि इनके गालम गलोच से और शर से बचने के लिए पीटीआई की बड़ी जो संजीदा क़ियादत है वो भी इनको चैलेंज नहीं करती है, क्योंकि ख़ुद मेरा 1 साल से इन्होंने अशर नशर ख़राब किया हुआ है, खाम में गालियाँ देते हैं। इनसे आप इत्तेफाक नहीं करते हैं तो फिर 15, 20, 40 फॉलोवर के अकाउंट बनाते हैं बॉट्स टाइप, और ये जनाब उनका काम है नंगी गालियाँ देना। यही काम इन्होंने जब अब हम तो फ़ौजी जो हैं वो तो उनके तो अकल जो हैं वो तो गाली अगर आप कोई भी दे, बॉट भी दे और पीछे झंडा देख लें, वो तो समझते हैं कि पीटीआई गाली दे रही है। तो वो कसर हमसे पूरी करते हैं, पार्टी से पूरी करते हैं। ये जो हमारी तकालीफ है जो ख़त्म नहीं हो रही है और हमारी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, ये अगर कोई मुमिद या मुआविन होते तो कोई हमें फ़ायदा मिलता। हर जिस मौके पे डिजिटल मीडिया से नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और जब तक इसको रिव्यू न किया जाए, देखिए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की तहवील में ये देनी चाहिए कि वो इसको कंट्रोल करें। तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़िम्मेदार एक मनसब है और वो उसका काम ही यही है कि आपकी मीडिया पॉलिसी चलाएं, आपकी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बेचारा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक महदूद है, बाकी खुद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी ट्रायल होता है इनके हाथों। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। क्यों नहीं कर रहे खान साहब इस सोशल मीडिया से लाताल्लुकी का इज़हार? जब आप कह रहे हैं आप लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, आपकी बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब पार्टी खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर पा रही। अब या वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या नाअहल है, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। मैं आपको अर्ज़ करूं, पार्लिमानी पार्टी में बहुत सारे MNAs ने यह आवाज़ उठाई है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बिल्कुल दादा बनी हुई है और जनाब सबकी ट्रोलिंग करते हैं, पार्टी नाक तक आई हुई है। लेकिन मैं चूँकि मसला ये है कि मैं कभी किसी के आगे कभी मैं सरनगू नहीं होता है, गालम गलोच से आगे इन्होंने क्या करना है। ये पाकिस्तान में तो है नहीं कि इनके साथ दो दुआत करने का मौका होता। तो लिहाजा जितना नुकसान इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है डॉलर कमाने के चक्कर में, और किसी पर भी गलाजत फेंकना, किसी पर भी किसी की पगड़ी उछाल देना, किसी को गद्दार डिक्लेयर करना, बड़ा आसान सा इन्होंने बनाया हुआ है। इनको पता चले ना कि इधर बाव क्या है, ज़रा पाकिस्तान की धरती पे, इस ज़मीन पे पाँव तो रखें, पता तो चले कि किन हालात से ये MNAs गुजर रहे हैं। ये पार्लियामेंटेरियन PTI का मौजूदा लीडरशिप का या जो लोग हैं, इनका सिर्फ पार्टी के वजूद को बरकरार रखना, इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं। खान साहब क्यों नहीं इसको कंडेम करते और रोक देते? मेरा ख्याल है कि खान साहब जिन लोगों के नरगे में हैं उनमें वो लोग शामिल हैं जो मीडिया को इसी अंदाज से चलाना चाहते हैं। और वो कौन लोग?
हैं, बस कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। आप बड़े ब्लंट आदमी हैं, मतलब मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, इन्होंने मुझे मजबूर किया और लोगों ने कहा कि ये पीटीआई मुखालिफ बयान है। इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इनके साथ हेड ऑन ले लूं। इनका ख्याल ये है कि कोई इनको जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? आसमान से उतरी हुई मखलूक है। गाली तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना इंसान, कोई भी गैरतमंद आदमी और गाली नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप तनकीद करें। अब मैं इस स्टेज पे आया हुआ हूं कि मुझे इंतजार है कि कोई और आगे आ जाए सामने। बस सारी किश्तियां जला दी हैं, हद कर दी है। कोई और आगे आ जाए सामने, मतलब मत एक एक करके आते हैं ना। एक 10 दिन एक लगा होता है, फिर 10 दिन बाद दूसरा लगा होता है। तो लिहाजा अब पैमाना है, सब्र लबरेज है। और मैं आपको बता दूं, अनकरीब ये जिन लोगों को ट्राल कर रहे हैं, ये भी इसी तरह मेरी तरह बैठ के बयान देंगे कि जी आपसे बात करते हैं। हम बात करते हैं ना, सब जो हैं वो कहने वाले हैं वो लोग आगे आके। बिल्कुल ना। कितने नाम होंगे जो आप उनसे पूछे ना? मेरा ख्याल है 70% की आदत इनसे तंग है। और वो सामने आके इनके खिलाफ बात करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। यही सवाल उनसे करें ना। देखिए ना, मैं आपको एक प्रोफेशनल बात बताता हूँ। आप इस वक्त मेरे गेस्ट हैं, मैं इस वक्त ये प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे सख्त सवाल कर रहा हूँ, आपसे सख्त सवाल करूँगा। आप मुझे सख्त जवाब दे सकते हैं, जवाब देना आपका राइट है, सवाल करना मेरा राइट है, लेकिन ना गाली देना आपका राइट है, ना गाली देना मेरा राइट है। प्रॉब्लम वहाँ क्या हो रही है? क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, वहाँ ट्रोलिंग हो रही है, ह्यूमिलिएशन हो रही है, गालम गलोच हो रही है, जिसकी वजह से आपकी पार्टी जो है वो डिस्पाइट ऑल सपोर्ट उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। इस किस्म के गैर संजीदा फैसले भी हो रहे हैं कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट को, फोरम को मिस कर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये आपसे क्या पूछ रहा हूँ बार बार कि क्या आपको लगता है कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो आपकी पार्टी सुकड़ जाएगी? आप जिस तरह कह रहे हैं 70% आवाज़ें अभी ये कहने आएंगी कि जी ये डिजिटल मीडिया तबाही कर रहा है हमारी। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर मुझे तो नफ़रत हो गई है, ठीक है ना। और अगर मैं पीटीआई का या खान का एक वफ़ादार या हिमायती होने के बावजूद इसी मीडिया से नफ़रत करता हूँ, तो आम पाकिस्तानियों की जिनकी कोई एफिलिएशन नहीं है, जो हमारी शख्सियत या जो हमारी शनाख्त बनाई जा रही है। आप देखें ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कितने एंकर पर्सन जो सीनियर एंकर पर्सन हैं और उनकी जो है इन्होंने मट्टी पलीत की हुई है। क्या ज़रूरत है हमें इन लोगों को ज़ाती दुश्मन बनाने की? और हर एक आदमी फिर लेकिन उसके बावजूद मैं और हर एक शख्स फिर ज़ाती अनाद ले ही लेता है जब आप उसको छोड़ते ही नहीं है, जिस तरह मेरी अपनी सूरत हाल है। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे जो साहब ठीक है, मतलब तनकीद सहने के लिए हर बंदा तैयार है, क्योंकि हम बैठे ही यहाँ एक दूसरे पे तनकीद करने और सहने के लिए। अगर मैं आप पे तनकीद कर सकता हूँ तो मुझे सहना भी पड़ेगी, लेकिन गाली सुनने के लिए कोई भी नहीं बैठा। गाली का जवाब फिर लोग बड़ा सख्त देते हैं। मुझे जरा ये बताए, तैमूर सलीम झगड़ा ने आपको 1 अरब हर जाने का नोटिस भेजने का ऐलान किया था, मिला है आपको? मुझे मिला तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो अदालत जाएंगे तो मैं भी अदालत जाऊंगा और इस मामले को फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। आपको पार्टी में पीछे करने में फैमिली का भी हाथ है खान साहब? ये मेरी आदत का बड़ा हाथ है, किसी का इतना ज़्यादा। देखिए, मैं एक आज़ाद मानश आदमी हूँ, मैं मोरूसियत का कायल नहीं हूँ। मैं किसी लीडर की मोरूसियत के दर्स पे जो है हाँ नहीं कर सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, इज़्ज़त लो के मामले पे हमेशा मैंने अमल किया है। मैं चपलूसियाँ नहीं करता हूँ, न कभी किसी की है, पूरी पीटीआई की क़यादत से। पार्टी आप छोड़ भी सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, पार्टी में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जिस अंदाज से मुझे, देखिए मैं इंतहाई मायूस आदमी हूँ अब पीटीआई से, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। मेरे साथ हद दर्जा ज़्यादती की, खाम में मार खाई, तकालीफ खाई, पर्चे खाए, नुकसानात उठाए, ऐसे नुकसानात उठाए जिन क़यादत में से शायद ही किसी ने उठाए। और मुझे नतीजा ये डिसिप्लिन के नाम पे बार बार निकाला जाना। अब इस पार्टी में मेरा क्या फ्यूचर है? अगर पार्टी जो हैं मैं मज़ीद तकालीफ उठाऊं, इससे बेहतर तकालीफ या इससे बेहतर पोजीशन में तो नहीं आ सकता हूं। तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझे आइंदा भी कोई इज़्ज़त मिलेगी? ना मैं एक, वो कहते हैं ना पश्तो में, एक सूत्र किसी फ़ायदे से सरफराज हुआ। आप कोई अपनी जमात बनाएंगे? नहीं, मैं कोई किसी जमात में जाएंगे? देखो,
इन्होंने सबसे पहले मुझ पे यही इल्ज़ाम लगाया जब ये सारी जदोजहद ख़त्म हुई और नताइज आ गए इलेक्शन की शक्ल में कि जी ये गद्दार है, यानी आप उनको गद्दार बनाते हैं तो लिहाजा दूसरा पार्टी को टेक ओवर करना है। मैं आपकी शोहरत से खाइफ हैं ये लोग? सुने ना, मैं चापलूस बन के इनमें शामिल होता। मेरी आदतें ऐसी हैं कि मैं न चापलूसी कर सकता हूँ न करूँगा। अगर इन बीमारियों के साथ इनको कबूल हूँ तो फिर मैं पीटीआई में रह सकता हूँ, लेकिन अगर हमारा ये मामलात यहाँ पे नहीं रुकते हैं और ये मुझे ट्रॉल करते रहते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि मैं अपने दिल का गुबार जो है, क्योंकि मुझे किसी और पार्टी से भी नेकी की उम्मीद नहीं है ना, क्योंकि इसी हुकूमत ने, कोई जमातों ने आपसे कभी रब्ता किया है? अगर करेंगे भी तो मैं सियासतदान तो नहीं हूँ, मैं तो आसाती तौर पे खान के साथ आ गया। इसके बाद कोई पार्टी नहीं है आपकी? नहीं, मैं, ये सियासत है। पार्टियों में लोग इसलिए जाते हैं ताकि उनकी इज्जत हो, एहतराम हो, उनकी कुर्बानियों का सिला दिया जाए। यहाँ पे तो गालियाँ मिल रही है। जी ठीक बात। तो जब जहाँ पे आपको गालियाँ मिलेगी, कौन सा गैरती इंसान ये चाहेगा कि इन गालियों के साथ जो है गवारा करे? तो आप ईद के बाद क्या लाएअमल बनाएंगे आप? नहीं, मैं तो कोई लाएअमल, देखिए मैं ये बताना चाहता था कि अब अगर ईद के बाद ये एहतजाज करते हैं, मेरी, देखिए खान के साथ मेरी हमदर्दियाँ हैं, ये नहीं खान को कमज़ोर करने की कोशिश है ना। मुझे निकाल के पार्टी कौन सी मजबूत हुई है बताएं ना। कोई मुतबादिल मेरा इनके पास हो, या मुझे निकालने के अमल से जो है ये किसका जो इंतकाम जो है वो सेटिस्फाई करना चाहते थे। कुछ लोग थे ना जो इस हद तक आए हुए थे कि वो मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? कौन लोग हैं? कुछ तो, किसी का तो नाम बताएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को प्रैक्टिकली टेक ओवर किया। यही लोग हैं जिन्होंने सलामती कमेटी में पार्टी को जाने नहीं दिया। मतलब उनके 2-3 के नाम तो बता दें। और ये फैसले जो है ना, पार्टी को एक ऐसे तकदीर से, एक ऐसे फेट से हम कनार कर रहे हैं जहां नाकामी के अलावा कुछ नहीं है। 2 साल होने को आ रहे हैं, खान अंदर है, कोई कामयाबी नहीं है। अदालतों के मास पे कोई कामयाबी नहीं है, सियासी मास पे कोई कामयाबी नहीं है। इसके बावजूद भी वो लोग जो कभी जलसों में नज़र नहीं आते हैं, कभी एहतजाज में नज़र नहीं आते, आप पीटीआई की क़यादत को तमाम जो वो 2-3 लोग कौन हैं? तमाम कलीदी मनासिब पे जो लोग बैठे हैं, बैरिस्टर गौर नहीं, बैरिस्टर गौर के साथ मेरी मुकम्मल जो है, क्योंकि मैं समझता हूँ खान का जेनुइन एक लाइल बंदा है। उमर अयूब खान जो है वो अपोजिशन में बहैसियत अपोजिशन लीडर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियाँ निभा सके, लेकिन सलमान अकरम राजा, देखिए ये लोग पॉलिसी साजी में, सलमान अकरम राजा पॉलिसी साजी में इनका किरदार न होने के बराबर है। कौन है वो 3 लोग? 3 लोग नहीं, मतलब हैं वो लोग जो खान के कान भरते हैं। वो कौन है? पार्टी में सियासत ही सारी कुसर पुसर की हो रही है, लोगों की तकदीरों के फैसले इस झूठ मनगढ़ंत बातों पे हो रहे हैं। तो लीडर के कान इतने कमज़ोर तो नहीं होने चाहिए न? अगर हालात ऐसे हो तो फिर इंसान जो है वो डिपेंडेंट होता है ऐसे लोगों पे। तो इंसान अगर डिपेंडेंट हो तो फिर वो लीडर कैसे होता है? लीडर अगर न होता तो कौम इतनी बड़ी मैंडेट से नवाजती। कौम ने लीडर तो माना है ना। कमज़ोर कानों के बंदे को लीडर मान लिया। कमज़ोर कान, देखिए अगर आप इस तरह इतनी तवालत से जेल में हैं, आपकी इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं है, अगर ये बाहर होता और ये फैसले करता, बात ख़त्म होती। फिर जी हम खुदा हाफिज़ कह देते कि ठीक है खान साहब, कोई हमारे लिए इसमें रिज़्क है, कोई इसमें हमारे लिए कोई ऐसे दूध की नहरें आएंगी। जिन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है। मेरा ख्याल है कि मिले जुले हैं। बहरहाल पार्टी पे मैं मज़ीद बातें नहीं करना चाहता हूँ। जो मैंने कहा है इनको समझ आनी चाहिए। एक पुरखलूस, एक खान के एक वफादार की हैसियत से मैं इन सबको कहना चाहता हूँ, खुदारा इस पार्टी पे रहम करें। राइट, थैंक यू सो मच शेर अफजल मरवत साहब, अपना टाइम देने के। अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक।
आज कोयटा में एक अहम वाकया पेश आया जिसके बाद अमन और मजलूमियत का लिबादा ओढ़े कई लोग मजीद एक्सपोज हो गए। जाफर एक्सप्रेस के वाकये में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शनाख्त के लिए लाया गया था। बलोच यकजहती कमेटी के एक जत्थे ने लाशों को वहां से जबरदस्ती हासिल किया और फरार हो गए। पुलिस ने अब तक 5 में से 3 लाशों को बाजियाब कराया है। 2 की तलाश इस वक्त भी जारी है। अस्पताल में लाशों की शनाख्त का अमल एक कानूनी तकाजा होता है। इसी अमल से गुजरकर लाश वर्सा के हवाले की जाती है, लेकिन इस कानूनी अमल में रुकावट डाली गई क्योंकि असलियत खुलने का डर था। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से लाशें चुराना कोई नया हरबा नहीं है, बल्कि उनकी असलियत को जाहिर करता है। उनका असल मकसद अवामी हमदर्दी हासिल करना और मजलूमियत की बुनियाद पर झूठा बयानियां बनाना है। बलोच यकजहती कमेटी का वतीरा रहा है कि वो BLA में शामिल होने वाले दहशतगर्दों को लापता अफराद की लिस्ट में डाल देते हैं, फिर मारे जाने पर लापता करार देकर मस्तशुदा लाश का बयानिया भी बनाया जाता है। ये पुराना हरबा इन सियासी मफादात को फ़रोग देने का एक तरीका है। अगर लाशों की शनाख्त का अमल हो जाता है तो असलियत ज़ाहिर सामने आ जाती है। पता चल जाता है कि बलोच यकजहती कमेटी ने जिन लोगों को लापता अफराद की लिस्ट में शामिल किया हुआ था वो असल में दहशतगर्द हैं। यही वजह है कि अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए इस कानूनी अमल में रुकावट डाली गई है, जिससे बलोच यकजहती कमेटी की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। इसी से मुताल्लिक गुज़िश्ता बरस DG ISPR ने बलोच यकजहती कमेटी पे कुछ बात की थी, और आज जो ये लाशों का वाक़या, अगर इन दोनों चीज़ों को आप मिला के देखें तो आपको मामला समझ आएगा कि ये मामला है क्या। ज़रा देखते हैं गुज़िश्ता बरस DG ISPR ने क्या बात की थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। कमर चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी मैं गुफ्तगू भी सुन रहे होंगे DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब की, जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को ये बात 2024 में कह दी थी कि BYC का किस तरीके का नेक्सस है। आज का वाक़या तो इस बात को बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है कि मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर वो लोग जो लोग ऑपरेशंस में इस तरह दूसरी तरफ से दहशतगर्दी में मारे जाते हैं और उनकी लाशें BYC इस तरह छीन के ले जाती है, तो फिर तो वो जो जेन्युइन इशू अगर किसी का ग्रीवेंस है वो तो एड्रेस होना एक तरफ, ये तो इसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि इसमें एक बड़ा नंबर जो है वो उन्हीं लोगों का होता है जो पहाड़ों पे खुद जाकर इन तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं। आदिल अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बलोच यकजहती कौंसिल है, इनका लार्जली नैरेटिव क्या है जी, कि हम बलोचों के हकूक़ की बात कर रहे हैं और फिर जी मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये मिसिंग पर्सन फ़ौज के ऊपर, नहते शहरियों के ऊपर जो जाफर एक्सप्रेस पे हमले करते हैं और ये मारे जाते हैं, तो फिर ये डेड बॉडी लेने आते हैं। इससे पहले ये मिसिंग पर्सन होते हैं। जब ये मारे जाते हैं तो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं और ये कहते हैं ये हमारे जानने वाले हैं, हम इनको लेने आए हैं। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अब इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुआशरे की क्या जिम्मेदारी है, वहाँ पे बलोचिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, हमारे मीडिया की क्या जिम्मेदारी है। क्या हम इसी तरह पहले एक हम लफ्ज़ सुनते थे जी, नाराज़ बलोच। भाई, नाराज बलोच जो है वो उसका काम है पार्लियामेंट में आके एक सोबर तरीके से बात करना। सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, आप अपना मौक़िफ़ रखें। इस मुल्क के अंदर डिजिटल मीडिया चलता है, इस मुल्क के अंदर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक बैन नहीं है, बंद नहीं है, आप अपनी मर्जी की बात कर सकते हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुआशरे की क्या जिम्मेदारी है। क्या हमारे मुआशरे को नहीं चाहिए कि हम इन लोगों को सिंगल आउट करें जो सिंपथाइजर हैं दहशतगर्द जमातों के, जो दहशतगर्दों की डेड बॉडीज लेने आते हैं? क्या हमारे मुआशरे की जिम्मेदारी नहीं है? हम ये फैंसी वर्ड, एक लिबरल लोग जो है वो ये तो कहते हैं कि जनाब आएँ और इनके बारे में हकूक़ की बात करें। भाई, हकूक़ की बात उनसे होती है जो अनआर्म्ड हों, हकूक़ की बात उनसे होती है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू दें, हकूक़ की बात आप उनसे करते हैं जो कानून के दायरे के अंदर रह के अपनी गुफ्तगू करते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं और उस चीज़ को जो है वो हुकूमत से मनवाते हैं। ये क्या तरीका हुआ कि पहले आप ये कहें ये नाराज़ बलोच हैं, ये पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते, ये होस्टाइल एजेंसी से राब्ते में हैं, ये उनसे फंडिंग लेते हैं, ये असला उनसे लेते हैं, ये उनसे हर तरह की लॉजिस्टिकल सपोर्ट लेते हैं। जब ये हमारे अफवाज पे हमला करें, हमारे नहत्ते पाकिस्तानियों पे हमला करें बलोचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और बहुत जगहों के अंदर, तो यकदम इनके वारसीन निकल आते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें देखिए हर
हर एक ग्रोह की जिम्मेदारी है। जिस तरह अगले दिन आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहा हमें एक हार्ड स्टेट बनना है, तो हार्ड स्टेट कैसे बनेंगे अगर ये सिंपथाइजर्स को आप सिंगल आउट नहीं करते। आदिल अब्बासी साहब, इन सिंपथाइजर्स को, इन लोगों को जो दहशतगर्दों की हमायत में खड़े हैं, जो दहशतगर्दों की डेड बॉडीज लेने आए हैं, हम इन्हें सिंगल आउट नहीं करते और ये सिंपली कह देते हैं कि जी जनाब ये तो देखें रियासत के बारे में ये कंट्रोवर्शियल बात करते हैं तो इनको पकड़ा जाता है। नहीं, हर एक को हक है, वो बलोच यकजहती कौंसिल या कोई भी बलोच ग्रुप जो समझता है कि उसको अपने हकूक की बात करनी है, वो उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह केपी, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लोग कर सकते हैं। कश्मीर में भी आपने प्रोटेस्ट देखे, कई दफ़ा वायलेंट हो गए, लेकिन किसी ने बंदूक नहीं पकड़ी रियासत के खिलाफ। हमने कराची में भी प्रोटेस्ट होते देखे हैं, पंजाब में भी प्रोटेस्ट होते देखे हैं, दुनिया के हर जगह प्रोटेस्ट होते हैं। पर यह क्या तरीका हुआ कि पहले आप मजलूम बने और फिर इन दहशतगर्दों के आप स्पोक्स पर्सन भी बन जाते हैं और फिर आप मीडिया से आके ये भी कहते हैं हमारे लोग मारे गए हैं, इनके लिए आप इनके दिफा में खड़े हो। मेरा ख्याल है कि ये हमारे मुआशरे के अंदर बहस होनी चाहिए आदिल अब्बासी साहब, ये कोई तरीका नहीं। और ये सोसाइटियल लेवल डिस्कशन है, ये हमारी, और इसको पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास भी बात करे। ये हम जरा अडियाला जेल से बाहर निकल के जो बाकी नेशनल नैरेटिव हैं, जो बाकी पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी ऊपर भी उनका भी जवाब ढूंढना चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदा, अगर हम सिर्फ अडियाला जेल की बात करेंगे, हम कराची की बात करेंगे, पेशावर की करेंगे, मैं समझता हूं कि हमारे पॉलिटिकल क्लास की खास तौर पे ये बेहिसी है कि हम वो टॉपिक पे बात करते हैं जिससे कुछ निकलना नहीं है और जिससे हमारा नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उस पर हम बात ही नहीं करते। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे, डिफेंस एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर गुफ्तगू करते हैं। बलूचिस्तान का मसला इस किस्म के वाक़यात से बहुत वाज़े होता जा रहा है। मिसिंग पर्सनस का मसला पूरी दुनिया के अंदर होता है जहाँ वॉर लाइक सिचुएशन हो या वॉर हो रही हो, लेकिन उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग ख़ुद मर्ज़ी से चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें ज्वाइन करते हैं, और कुछ लोगों के साथ जो है वो जेन्युइनली मसाइल हो जाते हैं उनकी किसी न किसी लिंक की वजह से दहशतगर्दों के साथ, चाहे वो उन्होंने किसी भी किस्म की उनको कोई सपोर्ट दी हो या कहीं किसी ने स्टे किया हो। एक इसकी तवील फहरिस्त है जिससे आप इस सारे मसले को एड्रेस करते हैं और देखते हैं कि मिसिंग पर्सनस का मसला कैसे होता है। लेकिन बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अब ये चीज़ इस्टेब्लिश होती जा रही है कि कई नंबर ऐसे हैं, कई नाम ऐसे हैं, कुछ नंबर्स इस तरह से आते हैं हमारे सामने कि बाद में वो लोग दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से उनके लड़ रहे होते हैं रियासत के ख़िलाफ़ और वो उसमें मारे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो सॉफ्ट इमेज बना हुआ होता है इन्हीं तंजीमों का, वो आके उनको डिफेंड कर रहा होता है। मैं एक बात ज़रा ये बताना चाहता हूँ कि मेहरान मरी का एक रीसेंट स्टेटमेंट चल रहा है, इंडियन मीडिया ने उसको बड़ा पोर्ट्रे किया है। इससे पहले हेर बयार के बयानात है और लोगों के बयानात मौजूद हैं जो लोग इस किस्म के मिलिटेंट विंग को सपोर्ट करते हैं या इनकी अंडर सुपरविजन ये चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कहा गया कि हिंदुस्तान तो क्या, शैतान से भी अगर मदद मांगनी पड़ी तो शैतान से मदद मांगेंगे। और मेहरान मरी ये कहते दिखे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और फोर्सेस को चाहिए आके बलूचिस्तान में हमारी मिलिटेंट विंग को सपोर्ट करे। आगे BLA इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इस किस्म के वाक़यात में, और वाकई ये बात ठीक है कि हमें एज ए सोसाइटी अब इस किस्म की चीज़ों को बहुत खुलकर इस पर बात करनी होगी कि पॉलिटिकल स्ट्रगल में और मिलिटेंट स्ट्रगल में जो है वो फ़र्क होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।